हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल पे हम लोग आपके कंपटीशन के फेज के लेक्चर पढ़ रहे हैं। कुछ चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज जो नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर हमारा होगा सरल रेखा में गति। इससे पहले हमने सदिश वाला चैप्टर कंप्लीट किया था और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छी तरह से वो पढ़ा होगा, समझा होगा, उसके सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों ने सॉल्व करके देखे होंगे। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे वो सरल रेखा में गति के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम एक विमीय गति भी कह सकते हैं, वन डायमेंशन मोशन भी कह सकते हैं, यानी हम 1D के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसके पढ़ने के लिए जैसे हम इस चैप्टर में आगे जाएं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, ये गति क्या होती है या गतिशील अवस्था क्या होती है, विराम की अवस्था क्या होती है, क्या होती है। हम कहें यदि किसी कण की स्थिति में किसी अन्य कण के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो वह गतिशील अवस्था में कहलाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई ये दो मार्कर हैं, एक ग्रीन कलर का है, ये आपको ब्लैक कलर का मार्कर दिख रहा होगा। तो अगर ये ग्रीन कलर का मार्कर तो रेस्ट में रखता हूं और इस ब्लैक कलर के मार्कर को ऐसे शिफ्ट करता हूं, तो आप देखो इसके सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो इसको मैं कौन सी अवस्था में बताऊंगा? गति की अवस्था में। इसके सापेक्ष गति की अवस्था में, यानी गतिशील अवस्था, स्थिर अवस्था, सापेक्ष अवस्थाएं होती है। जैसे मैं आपसे कहूं, देखो समझना, अगर ये दोनों एक साथ ऐसे जाएं, क्या इनकी सापेक्ष स्थितियों में कोई परिवर्तन हो रहा है? क्या नहीं हो रहा। तो इसके सापेक्ष इसको आप स्थिर बताएंगे। जैसे मैं और एक एग्जाम्पल बताता हूं, आप बस में बैठे हैं और बस में कोई एक और ट्रैवलर है, यात्री है, वो आपके बगल में बैठा है। आप सपोज कीजिए कि दिल्ली से चलते हैं और मुंबई पहुंच जाते हैं। दिल्ली से मुंबई तक अगर मैं आपसे बात करूं, क्या आपकी और उस व्यक्ति की स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ? क्या सापेक्ष? क्या उस आपके सापेक्ष आगे गया? क्या वो आपसे पीछे गया? आप बोलोगे नहीं, वो वहीं की वहीं है। तो आपसे पूछा जाए कि वो गति कर रहा है या स्थिर है, तो आप बताओगे वो स्थिर है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बाहर बैठा है तो देखेगा कि आप दोनों, ये बस जा रही है, बस इस तरह से उसके सामने से यूं निकल गई, उसने आपको पहले वहां देखा और जाते 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 आप ऐसे चलेगी, तो फिर वो आप दोनों को कैसा बताएगा? गतिशील। यानी गतिशील अवस्था और स्थिर अवस्था सापेक्ष अवस्था होती है। अगर किसी कण की स्थिति में किसी अन्य कण के सापेक्ष कोई परिवर्तन हो जाता है तो गतिशील अवस्था में कहलाता है, और यदि परिवर्तन नहीं होता है तो स्थिर अवस्था में कहलाता है। ठीक है, यानी अगर किसी की स्थिति परिवर्तित हो जाती है तो आप उसको गतिशील अवस्था में कहेंगे, और स्थिति परिवर्तित नहीं होती है तो आप उसको स्थिर अवस्था में कहेंगे। दूसरा, मैं कुछ 2-3 चीजों की बात करूंगा। एक, जैसे मैं यहाँ बार बार कण शब्द का उपयोग करूंगा। माना कोई कण स्थिर है, माना कोई कण गतिशील है, माना कोई कण 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, तो आप बोलोगे ऐसा कौन सा कण है जो भैया 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है? तो कण का मतलब क्या है। दूसरा, समय का मतलब क्या है, और लास्ट, प्रारंभिक समय का मतलब क्या है, जिसको हम t बराबर 0 भी कहते हैं। ये कुछ पॉइंट हम यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। गति क्या है, कण क्या है, समय क्या है, प्रारंभिक समय क्या है, इसको जरा अच्छी तरह से समझिए। गति मैंने आपको बता दिया, अगर किसी कण की स्थिति में किसी दूसरे कण के सापेक्ष कोई परिवर्तन होता है तो उसको आप कौन सी अवस्था में बताते हैं? गति की अवस्था। कण यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी लंबाई की तुलना में बहुत अधिक हो, यानी आप किसी भी वस्तु को कण के रूप में कह सकते हैं। लेकिन कौन सी कंडीशन में कह सकते हैं? आप केवल उसी कंडीशन में कह सकते हैं यदि उसके द्वारा तय की गई दूरी उसकी लंबाई की तुलना में बहुत अधिक हो। जैसे मैं सपोज करो 10 मीटर चलता हूं,
तो 10 मीटर की तुलना में आप मेरी लंबाई को नगण्य नहीं कह सकते, तो आप मुझे कण के रूप में नहीं कहेंगे। नहीं, अगर मैं 200 किलोमीटर चलता हूं तो 200 किलोमीटर दूरी की तुलना में तो मेरी लंबाई नगण्य है। नगण्य है तो फिर आप मुझे कैसा बताओगे? कण के रूप में मान लो। जैसे कोई ट्रेन है, ट्रेन 500 किलोमीटर जाती है, तो 500 किलोमीटर दूरी की तुलना में ट्रेन की लंबाई को आप नगण्य मान लेंगे, और नगण्य मान लेंगे तो फिर ट्रेन को किसके रूप में मान के चलेंगे आप? कण के रूप में। यानी हम किसी भी वस्तु को कण के रूप में मान सकते हैं, लेकिन कब मान सकते हैं? यदि उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उस वस्तु की लंबाई की तुलना में बहुत ही अधिक हो। यदि उस वस्तु की लंबाई की तुलना में बहुत ही अधिक हो तो उस वस्तु को किसके रूप में माना जा सकता है? कण के रूप में माना जा सकता है। अगला समय। जब भी हम समय की बात करेंगे तो समय का मतलब होगा समय अंतराल से। याद रखना, समय का मतलब समय अंतराल से होता है। जैसे मुझे यहां से 200 किलोमीटर जाने में 5 घंटे का समय लगता है। अब 5 घंटे के समय का मतलब क्या हो सकता है? मैं 12 बजे चला हूं, 5 बजे पहुंच गया, तो अंतराल हो गया ना। हो सकता है मैं 2 बजे चला हूं, 7 बजे पहुंच गया, तो अंतराल हो गया ना। तो समय की जब भी बात होगी तो समय का मतलब समय अंतराल से होगा। प्रारंभिक समय, यह वह समय है जिस पर किसी कण की गति का अध्ययन प्रारंभ किया जाता है। यानी जिस समय पर आप किसी कण की गति का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे, उसकी गति की स्टडी करना प्रारंभ कर देंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रारंभिक समय कहते हैं, यानी t बराबर 0। वैसे तो घड़ी में तो कभी t बराबर 0 बचता ही नहीं है। तो वो क्या है कि जब भी आप किसी कण की गति का अध्ययन करना प्रारंभ कर दें, अब मैंने फिलहाल किसी की कण की गति को देखा है, मैंने देखना स्टार्ट किया, आगे देखा कब उसका वेग बढ़ता है, कब कम होता है, कब वो रुक जाता है, कब वो तेजी से चलने लग जाता है। तो जब मैं उसकी गति का अध्ययन करना प्रारंभ कर दूंगा, उसी को मैं क्या बता दूंगा? उसका प्रारंभिक समय, यानी t बराबर 0। तो ये 4 पॉइंट जो अपने को देखने थे वो हमने यहाँ पर देखे। एक हमने देखा कण की गति, यानी गतिशील अवस्था या स्थिर अवस्था। तो यदि किसी कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है किसी दूसरे कण के सापेक्ष, तो गतिशील अवस्था में कहलाता है, और यदि परिवर्तन नहीं होता तो स्थिर अवस्था में कहलाता है। कण, आप किसी भी वस्तु को कण के रूप में मान सकते हैं यदि उसके द्वारा तय की गई दूरी उसकी लंबाई की तुलना में बहुत अधिक है। समय की जब भी बात करेंगे तो समय का मतलब होता है समय अंतराल से, टाइम इंटरवल से। और प्रारंभिक समय वह समय होता है जिस पर आप किसी कण की गति का अध्ययन करना प्रारंभ कर देते हैं। सबसे पहले उसे देखते हैं, उसके बाद ये स्टडी करते हैं कि किस प्रकार की गति वो कर रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसका प्रारंभिक समय। ओके, अब जरा इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे, और चैप्टर में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जरा मैं आपको थोड़ा सा दूरी और विस्थापन के बारे में बता देता हूं, और फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे दूरी और विस्थापन के। और जब दूरी और विस्थापन के क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तब हम अपने टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ाएंगे कि भाई दूरी और विस्थापन के क्वेश्चन करने के बाद हमारा टॉपिक किस तरह से आगे बढ़ता है, इस टॉपिक में अपने को क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, इसके क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छी तरह से सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जिससे हम आगे बढ़ सकें। तो देखें सभी, समझें आप अच्छी तरह से इसको, दूरी को और विस्थापन को, जो हमारे टॉपिक हैं, इन टॉपिक को हम यहाँ देखते हैं और इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दूरी, यानी डिस्टेंस। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है, ये दूरी क्या चीज होती है? पहले हम दूरी समझेंगे, और जब हमारी दूरी क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद हम विस्थापन की तरफ जाएंगे। तो दूरी क्या होती है? देखो, किसी भी कण द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई। दूरी क्या होती है? तय किए गए पथ की लंबाई। वो जो भी पथ तय करता है, जैसा भी जाता है, आप पूरे को इंक्लूड कर दें, जोड़ दें, तो आपको क्या मिल जाएगी? दूरी मिल जाएगी। तो दूरी क्या होती है? किसी कण द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई।
दूसरा, इसका एसआई पद्धति में जो मात्रक है वो मीटर होता है। ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ सुन लेना। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की जो लंबाई है वो दूरी कहलाती है। एसआई पद्धति में मात्रक की बात करें तो मीटर होता है। अगला, ये अदिश राशि होती है। ये सारे पॉइंट आपको अच्छी तरह समझने हैं और नोट भी कर लेना। तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी का मात्रक मीटर होता है। ये एक अदिश राशि होती है। और इंपॉर्टेंट चीज देखो, गतिशील कण द्वारा तय की गई दूरी कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती। सुनना, बहुत अच्छी तरह से सुनना और समझना। किसी भी गतिशील कण द्वारा जो तय की गई दूरी है उसका मान ना तो कभी शून्य हो सकता है ना ऋणात्मक हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो मैं कोई दो पॉइंट की बात कर लेता हूँ। ये पॉइंट एक मैंने ए ले लिया, दूसरा पॉइंट मैंने ये बी ले लिया। ए से बी तक की जो सीधी ये लंबाई है, ये सीधी लंबाई 2 मीटर है। ठीक है भैया। अब मैं ए से बी तक सीधा गया तो आप पूछोगे मेरे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 2 मीटर। अब नहीं साहब सीधा नहीं जाना चाह रहा, मैं तो ऐसे 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 घूम के जाना चाह रहा हूँ। और जब मैं घूम के गया तो मैं 6 मीटर लंबे पथ पे चला हूँ। तो आपसे पूछा जाए बताओ दूरी कितनी है? 6 मीटर। कैसे भी जाओ। आप बोलो नहीं जाओ हम तो ऐसे जाएंगे, ऐसे 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 आए 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 और फिर ऐसे चलेगी और फिर ऐसे आगे और फिर ऐसे चलेगी। कितना भी घूम लिए भैया। आपने देखा कि आपने जो पथ तय किया है उसकी लंबाई 15 मीटर है और आपसे पूछा जाए बताओ कितनी दूरी तय की है, तो आप बताओगे 15 मीटर। तो यानी दूरी क्या होती है? तय किए गए पथ की लंबाई। जिस भी पथ से जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, सबको जोड़ते जाइए। सबको जोड़ते जाएंगे तो आपको क्या मिलेगी? दूरी मिलेगी। ठीक है। तो सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है, दूरी क्या होती है? तय किए गए पथ की लंबाई। आप जैसे भी चल रहे हैं उसको हम दूरी कहेंगे। जैसे आप फर्स्ट केस में आपने दूरी देखा 2 मीटर है, सेकंड केस में आपने दूरी देखा 6 मीटर है और थर्ड केस में दूरी आपने देखा 15 मीटर। ओके। तो सिंपल सा ये मैंने आपको दूरी के बारे में बताया और जो पॉइंट मैंने आपको बताए उन सारे पॉइंट को आप लोग दिमाग में रखें। मैंने कौन कौन से पॉइंट आपको बताए हैं? मैंने पॉइंट आपको बताए हैं कि दूरी तय किए गए पथ की लंबाई होती है। मैंने पॉइंट आपको बताया है दूरी का मात्रक मीटर होता है। मैंने पॉइंट आपको बताया है दूरी एक अदिश राशि है। और मैंने आपको बताया है गतिशील कण द्वारा तय की गई दूरी कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती। अब विस्थापन की बात करते हैं। विस्थापन, विस्थापन होता है प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम दूरी। यानी कण अगर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है, तो प्राथमिक और अंतिम स्थिति के मध्य की जो न्यूनतम दूरी होती है, उसी प्राथमिक और अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। बहुत सिंपल सा है। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। दूसरा, अब इसके बारे में हम लोग बात करें, इसका मात्रक भी एसआई पद्धति में मीटर होता है। ये एक सदिश राशि होती है। दूरी आपकी अदिश राशि थी, ये कैसी है? सदिश राशि है। ओके। अब सदिश राशि है तो दिशा भी होगी। दिशा होगी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर।
यानी जो प्रारंभिक बिंदु है ना उससे अंतिम बिंदु की ओर आप जाएंगे, यानी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर इसकी दिशा होती है। अब क्योंकि सदिश राशि है तो इसका मान शून्य भी हो सकता है, इसका मान धनात्मक भी हो सकता है व इसका मान ऋणात्मक भी हो सकता है। शून्य, धनात्मक व ऋणात्मक कुछ भी संभव है। इसका मान आप लोग शून्य भी कह सकते हैं, इसका मान आप लोग धनात्मक भी ला सकते हैं, इसका ऋणात्मक भी ला सकते हैं। तो पहले जरा हम थ्योरी सी समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इनको बेसिक डिफरेंस क्या है और निकाला कैसे जाता है। तो विस्थापन हम लोगों ने कह दिया कि जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति होती है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो विस्थापन है उसका मात्रक मीटर होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि विस्थापन एक सदिश राशि होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया विस्थापन की जो दिशा है वो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर होती है। फिर मैंने आपको बताया विस्थापन शून्य भी हो सकता है, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है और विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। ओके, ये सारे पॉइंट आपको देखने। तो विस्थापन हम निकालेंगे कैसे, यानी अगर किसी क्वेश्चन में आता है विस्थापन निकालना तो हम कैसे निकालें और उसके बेस पे दूरी और विस्थापन में हम क्या रिलेशन बता सकते हैं। जरा देखिए, अगर आपको विस्थापन निकालना है, अगर आपको किसी भी प्रश्न में विस्थापन निकालना है तो आप क्या करेंगे, प्रारंभिक स्थिति यानी और अंतिम स्थिति, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जो भी है आपका, उन दोनों को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच लेंगे। जैसे यहां से यहां गया, अब चाहे वो कैसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और कहीं गया, तो आप इन दोनों को मिलाते हुए सीधी रेखा खींच लेंगे और बाद में सीधी रेखा की लंबाई निकाल लेंगे। यानी विस्थापन निकालने के लिए प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींची जाती है और बाद में उस सीधी रेखा की लंबाई प्राप्त की जाती है। यानी क्या करेंगे, प्रारंभिक व अंतिम स्थिति को मिलाते हुए सीधी रेखा खींचकर उसकी लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। यानी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को मिलाते हुए हम सीधी रेखा खींचेंगे और उसकी लंबाई प्राप्त कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल समझ में आए, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। ओके, ए और बी के मध्य एक तो मैं इस पथ के माध्यम से गया हूं, इसको पथ नंबर फर्स्ट कह देता हूं। ये मेरा दूसरा पथ है, इसको पथ नंबर सेकंड कह दिया मैंने। ये मेरा तीसरा पथ है, इसको पथ नंबर थर्ड कह दिया मैंने। यानी ए से बी तक जाने के लिए मैंने 3 पथ का यूज किया है। ये मेरा पहला रास्ता हो गया, ये मेरा दूसरा रास्ता हो गया, ये मेरा तीसरा रास्ता हो गया। पहले रास्ते में मुझे 2 मीटर चलना पड़ा है, आराम से देखना। दूसरे रास्ते में मुझे 6 मीटर चलना पड़ा है और तीसरे रास्ते में मुझे 5 मीटर चलना पड़ा है। ए से बी तक जाने के लिए मैंने 3 अलग अलग पथ का आपके सामने उपयोग किया है। पहले पथ में आपने देखा, मैंने कहा है मुझे 2 मीटर चलना पड़ा है। दूसरे पथ में आपने देखा, मैंने कहा है कि मुझे 6 मीटर चलना पड़ा है। और तीसरे पथ में आपने देखा, मैंने कहा है कि मुझे 5 मीटर चलना पड़ा है। अब आपसे कहा जाता है कि प्रत्येक स्थिति में दूरी और विस्थापन बताइए। तो सबसे पहले मैं पहली कंडीशन पे आता हूं। पहली कंडीशन में देखो, मैंने कहा था दूरी तय किए गए पथ की लंबाई। मैं ए से बी तक अगर जा रहा हूं तो ए से बी तक जाने के लिए मुझे 2 मीटर दूरी तय करनी पड़ रही है। तो अगर मैं दूरी की बात करूं तो दूरी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। अब हम किसकी बात करेंगे, हम विस्थापन की बात करेंगे। विस्थापन क्या होता है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर तो इसकी दिशा होती है और आपको क्या करना है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच लेनी है और सीधी रेखा की लंबाई निकाल लेनी। अब आप यहां सीधी रेखा खींच रहे हैं, ये हो गई।
इसकी लंबाई यहां पर कितनी है 2 मीटर। तो यानी इस केस में आपने देखा दूरी भी 2 मीटर है और विस्थापन भी 2 मीटर है। दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में दूरी क्या होती है, तय किए गए पथ की लंबाई। तो आपने देखा कि भाई हम ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले, तो पथ जो आपने तय किया है उसकी लंबाई कितनी है 6 मीटर। अब विस्थापन की बात करेंगे। विस्थापन निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को मिलाते हुए सीधी रेखा खींचेंगे। यानी ये तो होगी ना सीधी रेखा। देखो प्रारंभिक बिंदु ए, अंतिम बिंदु बी, हमने मिलाते हुए सीधी रेखा खींच दी। उसकी लंबाई अब भी कितनी आ रही है भैया 2 मीटर। यानी अब दूरी तो 6 मीटर हो चुकी है, विस्थापन अब भी कितना आया 2 मीटर। तीसरा केस देखते हैं। तीसरे केस में अगर दूरी देखी जाए तो बताओ क्या आएगी। आप बोलोगे सर अब तो जो तय किए गए पथ की लंबाई है वो 5 मीटर आ रही, लेकिन विस्थापन की बात करें तो विस्थापन अब भी हमारा कितना आएगा 2 मीटर। यानी विस्थापन के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को मिलाते हुए सीधी रेखा खींच देनी है और सीधी रेखा की लंबाई प्राप्त आपको कर लेनी है। तो यहां देखा आपने हर केस में वो कितनी आ रही थी 2 मीटर आ रही थी। तो ये जो हमने एग्जाम्पल किए से कंक्लूजन ये निकला कि अगर कण बिल्कुल सीधा चलता है, बिल्कुल सीधा चलता है, दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो उस कंडीशन में दूरी और विस्थापन समान होते हैं। अगर किसी कण की गति की दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो बिल्कुल सीधा चलता है, जैसे ए से बी की तरफ सीधा चला था, तो उस कंडीशन में दूरी भी 2 मीटर आई थी और विस्थापन भी 2 मीटर आया था। यानी अगर कोई कण गति की दिशा को परिवर्तित किए बिना सीधा चलता है तो उस स्थिति में दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं। दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं होता तो आपने देखा अगर ये किसी भी दूसरे पथ का उपयोग करे, चाहे ऐसे जाए, 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 तो हर कंडीशन आप देख सकते हैं कि भाई दूरी तो विस्थापन से ज्यादा आएगी। यानी अगर सीधा चला बिना दिशा परिवर्तित किए तो दूरी और विस्थापन बराबर होंगे। अदरवाइज दूरी का मान हमेशा विस्थापन के मान से अधिक आएगा। दिख रहा होगा ना आपको, हर कंडीशन में देखो दूरी तो अधिक आ रही है, विस्थापन कम आ रहा है। ऐसे देखो यहाँ दूरी 6 हो गई, विस्थापन वही 2 मीटर आ रहा है। दूरी 5 मीटर हो गई, विस्थापन वही 2 मीटर आ रहा है। इसका मतलब दूरी या तो विस्थापन से ज्यादा होगी या विस्थापन के बराबर होगी। यानी लेकिन दूरी का मान कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकता। दूरी या तो विस्थापन के समान या उससे अधिक होगी, लेकिन दूरी का मान कभी भी विस्थापन से कम होना संभव नहीं है। तो इसके बेस पर अगर मैं आपसे कहूं तो मैं कह सकता हूं कि दूरी अपॉन विस्थापन या तो ज्यादा होंगे या बराबर होंगे 1 के। ठीक है, या इसका उल्टा कहना चाहें, अगर आप विस्थापन और दूरी का अनुपात निकालना चाहें तो या तो कम होंगी या बराबर होंगे 1 के। यानी अगर आप दूरी अपॉन विस्थापन कहते हैं तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा, और विस्थापन बटे दूरी कहते हैं तो लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, सिंपल। विस्थापन या तो दूरी से कम होगा या दूरी के बराबर होगा, विस्थापन कभी दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता। उल्टा कह सकते हैं, दूरी या तो विस्थापन के बराबर होगी या विस्थापन से अधिक होगी, दूरी कहीं विस्थापन से कम नहीं हो सकती। ओके, अब जरा इसके मैं 2-4 क्वेश्चंस आपको करा देता हूं। जब इतना कराया है तो भाई 2-4 क्वेश्चन कराना तो बनता है। जब हम 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आप लोग जरा इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, दूरी के ऊपर और विस्थापन के ऊपर। सबसे सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे कहता हूं कि कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति ए है, घर से बाजार जाता है। सुनना भैया आराम से। कोई व्यक्ति ए है जो अपने घर से बाजार की तरफ जा रहा है। भैया घर से बाजार चल रहा है, आराम से घर से बाजार जाता है। घर से बाजार की दूरी क्या मान लें, चलो 20 मीटर मान लेते हैं, 20 मीटर है। ओके,
बाजार बंद देखकर वह पुनः घर की ओर लौटता है। भैया बाजार गया, दूरी 20 मीटर, बाजार बंद देखा तो घर की तरफ चल दिए, लौट के बुद्धू घर की तरफ। परंतु बाजार से 15 मीटर की दूरी पर उसके चाचा के घर वह रुक जाता है। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी व उसका विस्थापन बताइए। आराम से देखो, कोई व्यक्ति ए है जो घर से बाजार जाता है, घर से बाजार की दूरी 20 मीटर है, बाजार बंद देखकर भैया दोबारा घर की तरफ चल देता है, लेकिन बीच में ही चाचा जी का घर पड़ जाता है जिनकी बाजार से दूरी 15 मीटर है और चाचा जी घर पे वो रुक जाता है। तो आपको बताना है व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है और व्यक्ति का विस्थापन कितना है। दूरी भी बतानी है और व्यक्ति का विस्थापन भी बताना है। तो देखो भैया जरा हम समझते हैं। तो भैया ये आया हमारा आंसर, देखो ये है उसका घर, होम स्वीट होम, ये रहा मार्केट, ओके। और भैया यहां है उसके अंकल का घर, चचा जी, ठीक है। ये घर, ये मार्केट और यहां है अंकल का घर, चचा जी का घर है भैया। अब जरा देखें और समझें। अब इन भाई साहब ने क्या किया कि घर से पहले बाजार गए, और जब ये घर से बाजार गए ना तो घर से बाजार तक जाने के लिए इनको 20 मीटर चलना पड़ा। अब देखो सबसे पहले हम दूरी की बात करेंगे भैया, ने देखना आराम से, टेंशन फ्री होकर देखो। यहां से यहां तक कितना है, 20 मीटर है। तो पहले तो भैया वो 20 मीटर चल दी। मैंने कहा ना व्यक्ति द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। तो पहले घर से जब बाजार गए भैया जी, तो ये भैया जी हमारे कितना चले, 20 मीटर चले। अब भैया जी ने बाजार बंद देख लिया, और देख लिया तो बिल्कुल ऐसे चलते आए चलते आए चलते आए चलते आए, चाचा जी घर पहुंच गए। और यहां से जो चाचा जी के घर की दूरी है ना वो 15 मीटर है। यानी पहले तो भैया जी 20 मीटर चले और फिर भैया जी 15 मीटर चले। तो टोटल भैया जी कितने चल दिए, 35 मीटर। तो यानी इनके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 35 मीटर। कुछ नहीं, जैसे जैसे चलता जा रहा है जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, सोचना ही नहीं है भैया। पहले 20 मीटर चला, उसके बाद लौटते समय 15 मीटर चला, तो 20 मीटर और फिर 15 मीटर, 20 प्लस 15 यानी टोटल भैया जी हमारे कितने चले, हमारे भैया जी चले हैं 35 मीटर। ये तो हो गई दूरी। अब बात आई विस्थापन की। अब विस्थापन में आपको मैं दो तरीके बताता हूं, देखना भैया। विस्थापन सदिश राशि है, और सदिश राशि में क्या है, अगर सदिश राशि एक दिशा में धनात्मक है तो जैसे ही आप दिशा को विपरीत करेंगे वो ऋणात्मक हो जाएगी। दो तरीके देखेंगे भैया, आराम से देखेंगे। अगर एक दिशा में धनात्मक है तो जैसे ही आप दिशा को विपरीत करेंगे, आपके दिशा को विपरीत करते ही वो ऋणात्मक हो जाएगी। अब आपने कहा कि भैया देखो ये तो रहा 20 मीटर, चलो भैया प्लस का मान लिया, ओके भैया 20 मीटर। फिर जब ये मार्केट से घर की तरफ चले हैं हमारे भाई साहब ए, तो उस कंडीशन में अब तो विस्थापन माइनस का आएगा। एक दिशा प्लस की तो विपरीत दिशा किसकी हो जाएगी, माइनस की। घर से मार्केट को आपने प्लस माना है तो भैया मार्केट से चच्चा जी का घर तो माइनस का होगा। दिशा विपरीत होते ही सदिश राशि माइनस की हो जाती है। तो 20 माइनस 15 और 20 माइनस 15 यानी कितना हो जाएगा, 5 मीटर।
तो विस्थापन हमारा कितना आया 5 मीटर। देखो दूरी के केस में आपको क्या करना है, सबको जोड़ना है, ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं लगाना है। लेकिन अगर विस्थापन आ जाता है तो भैया विस्थापन तो सदिश है, एक तरफ का प्लस का होगा तो दूसरी तरफ का तो माइनस लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमने दूसरी तरफ का विस्थापन किस में ले लिया, माइनस। ओके। दूसरा तरीका यह है, मैंने कहा कि भाई प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जो है ना उसको एक सीधी रेखा से जोड़ दो और लंबाई निकाल लो। सबसे पहले भैया घर पर था, बाद में चचा जी के घर पहुंच गया, तो मुझे तो ये निकालना है। बताओ कितना हुआ, यहां से यहां तक 20 और ये 15, तो ये तो 5 ही तो बचा। तो विस्थापन कितना हो गया भैया, 5 मीटर हो गया। तो आप चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, या मैंने आपसे कहा भाई एक तरफ का विस्थापन धनात्मक होगा, विपरीत दिशा का विस्थापन कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो 20 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा, 5 मीटर। आया समझ में, आया? ठीक है। तो जी जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन अभी दूरी और विस्थापन के ऊपर कर लिया है, अभी हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन समझिए। हाँ, तो दूरी और विस्थापन का जो अगला क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। देखिए कि सपोज करो कि ये कोई वर्गाकार पथ है, ये वर्गाकार पथ हो गया भैया, लाइन टेढ़ी है, कोई बात नहीं, आप सीधी समझ लेना। ये वर्गाकार पथ हमारा हो गया, और वर्गाकार पथ जो हम बात कर रहे हैं वो ए बी सी डी बात कर रहे हैं। ओके, ये कोई वर्गाकार पथ हो गया ए बी सी डी। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई आप कुछ भी कह सकते हैं, जैसे आपने कह दिया कि भाई प्रत्येक भुजा की लंबाई यहां एक्स मान ली। ओके, ये वर्गाकार पथ है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई एक्स है। कोई कण है जो ए से गति करना प्रारंभ करता है, ए से बी पर जाता है, बी से सी पर जाता है, सी से डी पर जाता है, और डी से होते हुए ए पर आ जाता है। यानी वो गति करना कहां से प्रारंभ कर रहा है, ए से जाएगा बी पर, बी से जाएगा सी पर, सी से जाएगा डी पर, डी से जाएगा ए पर। तो हमें निकालना है दूरी व विस्थापन कब, जब वो ए से बी तक चला जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जब वो ए से बी होते हुए सी पर आ जाता है। तीसरा क्वेश्चन, ए से बी से सी होते हुए डी पर आ जाता है। और चौथा क्वेश्चन, जब वो ए से दोबारा लौटकर ए पर आ जाता है। ठीक है, तो इसको हमने डिफरेंट क्वेश्चंस के फॉर्म में देखा कि भाई पहले हमको दूरी और विस्थापन निकालने हैं जब वो ए से बी तक चला जाता है, दूसरी बार हमको दूरी और विस्थापन निकालने हैं जब वो ए से सी पर चला जाता है, तीसरी बार दूरी और विस्थापन निकालने हैं जब वो ए से डी पर चला जाता है, और चौथी बार निकालने हैं जब ए से पुनः ए पर आ जाता है। तो देखो मैंने कहा था कि भाई दूरी का मतलब है तय किए गए पथ की लंबाई, और विस्थापन का मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी। और न्यूनतम दूरी पर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में एक सीधी रेखा खींच देते हैं और सीधी रेखा की लंबाई निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ए से बी तक, ठीक है भैया, ए से बी तक अपने को दूरी और देखना है विस्थापन। अच्छा, ए से बी तक जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सीधे चल रहे हैं सरल रेखीय पथ पर, और मैंने कहा था अगर आप बिल्कुल सीधे चलते हैं, आपकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं। याद होगा ना, कल बताया था, सॉरी इससे पहले वाले जो अपन जो पढ़ रहे थे टॉपिक, इसी में बताया था मैंने आपको कि दूरी और विस्थापन अगर आप बिल्कुल सीधे चलते हैं तो बराबर हो, तो बराबर होते हैं, तो दूरी कितनी हो जाएगी एक्स, विस्थापन ही हो जाएगा एक्स। दूसरा हम बात करते हैं जब वो ए से सी पर चला जाता है। अब ए से सी पर जाता है तो दूरी मैंने आपसे कही थी तय किए गए पथ की लंबाई। ए से सी पर जाएगा तो ऐसे चल रहा है, पहले ए से बी पर जाएगा फिर बी से सी पर जाएगा। ए से बी तक जाने में एक्स चला, बी से सी तक जाने में एक्स चला, यानी पहले एक्स और फिर एक्स, और एक्स प्लस एक्स भैया कितना हो जाएगा 2x। अब बात आई विस्थापन की। विस्थापन में क्या करेंगे आप, ए और सी, प्रारंभिक बिंदु ए हो गया, अंतिम बिंदु सी हो गया, ए और सी को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देंगे। अब इस सीधी रेखा की लंबाई निकालनी है, तो अगर इस भाग को आप हटा दें, आप इस भाग को देखिए, ये समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, ये समकोण त्रिभुज का कर्ण है, और कर्ण बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का वर्गमूल। ओके, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अंडर रूट 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2
और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा √2x। ओके, तो यहां देखा आपने, जब आप ए से बी पर गए तो दूरी भी एक्स, विस्थापन भी एक्स। ए से सी पर आए तो पथ क्या चला, पहले हम ए से बी गए, फिर हम बी से सी आए। ए से बी गए तो दूरी कितनी एक्स, बी से सी तक गए तो और कितने चले एक्स, एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x। विस्थापन के लिए मैंने ए और सी को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींची थी, और सीधी रेखा में √x² प्लस x² √2x² √2x आ गया। अब हम बात करेंगे जब वो ए से डी पर आ जाता है, तीसरा क्वेश्चन, जब वो ए से लौट के डी पर आ गया, यानी ए से बी, बी से सी, सी से डी, यहां से यहां तक आने में कितना चला एक्स सॉरी, फिर यहां से यहां तक आने में एक्स, फिर यहां से यहां तक आने में एक्स, तो यानी कुल कितना चला भाइयों, पहले एक्स चला, फिर एक्स चला, फिर एक्स चला, कुल कितना चल गया वो 3x। यानी जो दूरी है वो दूरी हमारे पास कितनी हो जाएगी 3x। हम बात करते हैं विस्थापन की। भाई दूरी तो सिंपल था, तय किए गए पथ की लंबाई, तो आपने देखा कि भाई x यहाँ, x यहाँ, x यहाँ, तय किए गए पथ की लंबाई x प्लस x कितनी होगी 3x। अब बात आई किसकी, विस्थापन की। विस्थापन प्रारंभिक बिंदु A और अंतिम बिंदु D। आप क्या करेंगे, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देंगे, ये सीधी रेखा। अब इस सीधी रेखा की लंबाई यहाँ कितनी आ रही है, x आ रही है, यानी विस्थापन हमारा कितना हो जाएगा x। फोर फाइनली जब वो A से लौटकर A पर आ जाता है, जब वो A से लौटकर A पर आता है तो पहले दूरी की बात करें। A से B चला तो दूरी x, B से C चला तो कितना पथ हुआ x, C से D चला तो x, और D से फिर A चला तो x। यानी आप बोलेंगे कि भाई इसका दूरी आई x प्लस x प्लस x प्लस x, यानी कितनी हो जाएगी 4x आएगी ना, x प्लस x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 4x। अब मैं बात करूंगा विस्थापन की। विस्थापन होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी। प्रारंभिक बिंदु A लौट के किस पर आ गया, A पर, अंतिम बिंदु भी A, प्रारंभिक बिंदु A, अंतिम बिंदु A, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी 0, यानी विस्थापन 0। तो देखो इसमें हमने 4 स्थितियों में दूरी और विस्थापन के मान यहां पर ज्ञात कर लिए। तो एक क्वेश्चन हमने इससे पहले किया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा, किसी वर्गाकार पर हमने निकाल लिया, वर्गाकार पथ पर। अब जब हम वृत्ताकार पथ पे और निकाल के देखते हैं कि अगर मैं इसको एक वृत्ताकार पथ पर गतिशील कराऊं तो वृत्ताकार पथ पर गतिशील कराए जाने पर दूरी और विस्थापन के मान कितने होंगे। ठीक है, हमने कल देख लिया, उसका हमने वर्गाकार पथ पर देख लिया। अब हम किसकी बात करेंगे, वृत्ताकार पथ की बात करेंगे कि अगर हम इसको वृत्ताकार पथ पर गतिशील बना देते हैं तो वृत्ताकार पथ पर गतिशील बनाए जाने पर दूरी और विस्थापन के मान कितने होंगे। समझे बहुत अच्छी तरह से। देखिए, जैसे मैं कहूं कि भाई ये कोई वृत्ताकार पथ है, इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r है। ओके, या बिंदु ले लेता हूं, एक बिंदु A, दूसरा बिंदु B, इसका केंद्र हो गया O, तीसरा बिंदु C और चौथा बिंदु D। कोई कण क्या करता है, A से B से C से D होते हुए A पर आ जाता है, यानी A से B जाता है, B से C जाता है, C से D जाता है, और फिर होते हुए दोबारा कहां पर आ जाता है, A पर आ जाता है। A से B से C से D होते हुए फिर से कहां पर आ जाता है, A पर आ जाता है। तो आपको प्रत्येक स्थिति में तय की गई दूरी और विस्थापन बताने हैं। यानी सबसे पहली स्थिति क्या है, जब वो A से B पर जाता है। ओके, आराम से देखना, A से B पर जाता है, B से C पर जाता है, C से D पर जाता है, D से फिर A पर आ जाता है। तो प्रत्येक स्थिति में दूरी और विस्थापन। पहले मैं A to B बात कर लेता हूं। ये आपका A है, ये आपका B है। अच्छा, आप सभी लोग जानते हैं कि A से ऐसे घूमते 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 फिर A पर आ जाए, यानी A से चलते 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 कहां पर आ जाए, A पर आ जाए। तो आप देखें कि इस वृत्त की परिधि पर चलेगा,
यानी इस पूरे चक्कर में ये वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय कर लेगा और वृत्त की परिधि होती है 2πr। लेकिन मैं ए से बी तक बात करूं तो ए से बी तक चलने में ये वृत्त की परिधि का 1/4 भाग तय कर रहा है ना भाई, त्रिज्या r है तो ये वृत्त की परिधि का 1/4 भाग ही तो तय किया। देखो भाई देखिए यहाँ तक आया ना, तो इसको अगर मैं 4 भागों में तोड़ूं तो 1/4 भाग हो गया। तो अगर मैं यहाँ दूरी की बात करना चाहूँ तो वृत्त की परिधि कितनी होगी 2πr, उसका 1/4/4, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा तो दूरी कितनी आएगी πr/2। भाई वृत्त की परिधि का 1/4 भाग तय कर रहा है तो दूरी हमारे पास कितनी हो जाएगी πr/2। अब बात किसकी आएगी, विस्थापन की बात आएगी। ठीक है, हम दूरी तो समझ गए, अब जरा हम विस्थापन निकाल के देखते हैं कि विस्थापन क्या है। विस्थापन जैसे आपने देखा कि भाई ये r है, भाई त्रिज्या है, ये भी तो त्रिज्या होगी और ये भी कितनी होगी r। विस्थापन प्रारंभिक बिंदु ए, अंतिम बिंदु क्या है हमारा बी है। अगर आप विस्थापन ज्ञात करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाते हुए सीधी रेखा खींच देंगे, जैसे ये हो। ये जो सीधी रेखा है ना, ये विस्थापन। अब आप देखें तो ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये जो सीधी रेखा आ रही है वो इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है, दिख रहा होगा आपको, ये समकोण त्रिभुज बन गया ना। ये जो सीधी रेखा इसका कर्ण है, और कर्ण है तो क्या होगा √r² प्लस r², यानी 2r²√। तो r² का वर्गमूल कितना आएगा r, और 2 का √2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा r√2। यानी यहां पर हमने देखा कि भाई दूरी तो हमारे पास कितनी आई है πr/2 आई है, और विस्थापन हमने यहां पर देखा तो विस्थापन हमारे पास आ गया r√2। पहला। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखिए दूसरे हम कहें जब ए से सी पर आ जाए, ए से बी पर गया तब कहां पर आया, सी पर। अब ए से सी पर आएगा तो देखो डायग्राम बना लेते पहले ए से सी का। ये ए था, तो जब ये ए से सी तक आएगा, तो ए से सी तक जब ये आएगा तो आप देखिए इस पूरे वृत्त का आधा भाग तय कर लेगा, और जब आधा भाग तय कर लेगा तो जो दूरी है वो इसकी परिधि की आधी हो जाएगी, और परिधि की आधी हो जाएगी तो कितनी आएगी πr आएगी। भाई सिंपल, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी थी r थी, ये तो आप पहले ही बता चुके हैं। तो यानी जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी πr। अब अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन के लिए तो आप इसको सीधा मिला देंगे, बिल्कुल सीधा मिला देंगे, तो ये r और ये भी r, तो आपका जो विस्थापन होगा वो इसके व्यास के बराबर होगा, और व्यास के बराबर होगा तो विस्थापन कितना हो जाएगा 2r। तो आपने देखा दूरी आपके पास आ गई πr और विस्थापन आपके पास कितना आ गया 2r। तो आपने यहाँ दोनों सॉल्व करके देख ली, दूरी आपने यहाँ निकाल के देखी πr/2 आया, विस्थापन आपने निकाल के देखा तो r√2 आया। दूरी यहाँ देखी आपने कितनी आई πr आई, और विस्थापन आपने देखा तो कितना आया 2r है। ओके, अब ए से डी जो थर्ड क्वेश्चन है कि अगर ये क्या हो ए से डी की तरफ जाए, तो ये ए, ये क्या है बी, ये है सी, बी सेंटर से में आएगा, ये डी। अब ए से डी तक जब ये जाएगा तो ये जो पूरी परिधि है, इस पूरी परिधि का 3/4 भाग ये तय कर लेगा। भाई डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि अगर ये ए से डी पर आएगा तो ए से डी पर आने के लिए इस पूरी परिधि का 3/4 भाग तय करेगा, तो जो दूरी होगी वो 2πr की 3/4 हो जाएगी। तो 2 बार कैंसिल हो जाएगा तो 3/2 πr दूरी होगी। विस्थापन वही सेम, देखो आप बताएंगे कि भाई ये r, तो ये हो गया ना विस्थापन हमारा, ये सीधी रेखा ही हमारा विस्थापन हो गई। तो जैसा आपने इस केस में देखा वही इस केस में हो गया कि जो विस्थापन है वो विस्थापन हो जाएगा r√2। ठीक है, तो हमने जो दूरी तय की वो दूरी हमारे लिए कितनी हो गई 3/2 πr हो गई, और विस्थापन हमारा हो गया r√2। अब लास्ट रह गया जब ये लौट के, यानी ये कौन सी सिचुएशन में था ए टू डी, और फाइनल हमारा रह गया, फाइनल कब है जब वो ए से लौट के ए पर आ जाता है। तो इसमें तो दूरी आप सभी लोग जानते हैं कि भाई परिधि की बराबर होगी 2πr, और क्योंकि प्रारंभिक बिंदु भी ए है, अंतिम बिंदु भी ए है, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, और जब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी 0 हो जाएगी तो विस्थापन भी कितना हो जाएगा 0। ओके, तो
ये मैंने आपको अलग अलग क्वेश्चन बताए। एक क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन के लिए बता दिया कि बाजार जाता है लौट के आता है। एक मैंने आपको वर्गाकार पथ के लिए बता दिया, एक वृत्ताकार पथ के लिए बता दिया। एक और कुछ क्वेश्चन जैसे ये आ जाते हैं, देखो सुनना भैया आराम से, बड़ा कई तरह के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, जैसा भी आपको देना चाहे वो क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे कहा जाता है किसी घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो इस सुई की नोक द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी व विस्थापन बताइए। तो क्वेश्चन बहुत कॉमन है, कई बार पूछा गया है कंपटीशन में, कंपटीशन के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। किसी घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो इस सुई की नोक द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी और विस्थापन आपको बताने हैं कि इस सुई की नोक द्वारा 15 मिनट में कितनी दूरी तय की जाती है और कितना विस्थापन तय किया जाता है। तो अगर हम घड़ी की मिनट की सुई की बात करें, तो मिनट वाली सुई जैसे अगर यहां पर है तो 15 मिनट बाद इसकी पोजीशन यहां आ जाती है। भाई ये तो है, अगर वो यहां पर है तो 15 मिनट में यहां आ जाएगी, तो 15 मिनट में सुई की नोक इस वाले पथ पे जाएगी, इस वाले पथ पे जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इस पूरे वृत्ताकार पथ का 1/4 होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। तो दूरी अगर आप देखें तो 2πr/4, और 2πr/4 का मतलब दूरी हो जाएगी πr/2। ओके, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, πr/2 होगी तो 22/7। ठीक है भैया, r कितना है आपके पास 7/2, 7 से 7 गया, ये 11 बार गया, तो आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। अच्छा, विस्थापन मैंने अभी दोनों ही आपको निकलवा दिए थे, ये रहा विस्थापन, याद है ना, विस्थापन मैंने कहा था ये होगा आपका विस्थापन होगा r/2। अब r क्या है, इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। अब जो सुई की लंबाई है यहाँ पर, वो सुई की लंबाई त्रिज्या का काम करेगी, और सुई की लंबाई 7 बताई है, तो आएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो आपने देखा दूरी आपके पास आ गई इस क्वेश्चन में 11 सेंटीमीटर, और विस्थापन आपके पास आ गया इस क्वेश्चन में 7/2 सेंटीमीटर। ओके, और एक क्वेश्चन आपको कराता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट भी है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए जरा समझिए। ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताया, एक और जो थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, मैं आपसे कहता हूं कि भाई सपोज करो ये कोई साइकिल का पहिया है, साइकिल के पहिए की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है। ये साइकिल का पहिया बिना फिसले लुढ़कता है, तो अर्धवृत्ताकार पथ तय करने पर इसके किसी भी बिंदु का विस्थापन बताइए। अर्धवृत्ताकार पथ तय करने पर इसके किसी बिंदु का विस्थापन बताइए। दोबारा सुने, साइकिल का पहिया है जिसकी त्रिज्या r है, तो जब बिना फिसले यदि लुढ़के तो अर्धवृत्ताकार पथ तय करने पर इसके किसी बिंदु का विस्थापन बताइए। आप बोलो कि सर अभी तो हमने किया था कि वृत्ताकार पथ पे चलता है, लेकिन वृत्ताकार पथ पे चलने वाला जो क्वेश्चन आपने किया था वो वहीं की वहीं चल रहा है, वहीं की वहीं, आगे नहीं जा रहा। अभी क्या हो रहा है, लुढ़क रहा है, यानी ऐसे आगे भी जाता है। अभी जो आपने क्वेश्चन किया वो ये किया था कि भाई ऐसे वृत्ताकार पथ पे वहीं की वहीं घूम रहा है।
अब आप क्या कह रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, आगे भी जा रहा है। जैसे साइकिल का पहिया ना, घूमता भी है, आगे भी जाता है, घूमता भी है, आगे भी, ये सिचुएशन होगी। तो सपोज करो घूम घूम के जब ये घूमकर इस पोजीशन पे कहीं आ गया, अर्धवृत्ताकार पथ जब इसने तय किया तो यहाँ आ गया, ये जो बिंदु ए यहाँ था वो बिंदु ए यहाँ कहीं पहुंच जाएगा, ये तो होगा भाई, सिंपल सी बात है, यहां पहुंच जाएगा। तो ये जो होगा ये इसका विस्थापन है। ये मैंने इसको एक सीधी लाइन से जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, इसका विस्थापन। अच्छा अब जरा देखा जाए तो ये जो आपको दिख रहा है इसको तो आप 2r बोलोगे भाई, r है तो यहां से यहां तक की दूरी 2r। ये दूरी कितनी है, अर्धवृत्ताकार पथ में कितना आगे जाएगा भाई, ये पाई आर। वृत्ताकार पथ होता तो कितना जाता, 2 पाई आर। ऐसे क्वेश्चन बहुत किए होंगे आपने, किए ना, याद होगा आपको। तो देखो यानी ये तो मेरे पास कितना आ गया, पाई आर आ गया, अर्धवृत्ताकार है तो। ये आपको दिख रहा होगा, ये आपके पास कितना आ गया, 2r आ गया। अब ये हो गया आपका विस्थापन। हमने प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को एक सीधी रेखा से जोड़ दिया। अब आपको ये वही समकोण त्रिभुज मिल गया। समकोण त्रिभुज मिल गया तो इसका मान हम समकोण त्रिभुज में निकालेंगे, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये आएगा ना। यानी विस्थापन हमारे पास हो गया अंडर रूट 2r स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, ये आएगा ना। देखो बहुत समझने का है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, ऐसे चलेगा पहिया, जैसे ये था ना, ऐसे, ठीक, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। पूरा नहीं घूम पाया, आधा घूम, तो आधा घुमा तो यहां से यहां पहुंच गया ना, यहां से यहां पहुंच गया तो ये विस्थापन हो गया। आधे घूमने में कितना आगे बढ़ा भाई, पूरा घूम जाता 2 पाई आर आगे बढ़ जाता। अब कितना बढ़ा, ये पाई आर बढ़ा, और यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो गई, 2r हो गई। तो ये तो कर्ण हो गया ना, कर्ण बराबर क्या होगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब जरा इसको हम देखें तो 2 का स्क्वायर 4, 4r स्क्वायर, और ये कितना आएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है, आर स्क्वायर कॉमन लेके अगर आप बाहर लेंगे तो केवल क्या बचेगा, आर। भाई देखो आर स्क्वायर आ गया ना ऐसे कॉमन, आर स्क्वायर का वर्गमूल लूंगा तो आर बचा। अच्छा अंदर क्या बचा, एक तो बचा 4 और एक बचा पाई स्क्वायर। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, आर अंडर रूट 4 प्लस पाई स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसके द्वारा तय किया गया विस्थापन। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछा भी कई बार गया है, डिफरेंट कंपटीशन में आ चुका है, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने दूरी और विस्थापन तथा उस पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। हालांकि इस पर आधारित कई सारे क्वेश्चन और बनते हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, क्वेश्चन की पिक्चर डाल दीजिएगा, मैं उसके सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बता दूं। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अपना आएगा उसमें हम चाल और वेग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं।